उत्तर प्रदेश का उत्तर का यह चौथा वीडियो आपके सामने है। 1967 में क्या हुआ था, भारत के राजनीतिक इतिहास में क्या क्या इतिहास बना था, क्या क्या पहली बार घटित हुआ था, सब कुछ आपको इस वीडियो में हम बताएंगे। आप टीम ने रिसर्च किया है, उसके मुताबिक 1967 में जो चौथा विधानसभा का चुनाव उत्तर प्रदेश में हुआ, उसमें बहुत कुछ पहली बार हुआ था। भारतीय राजनीतिक इतिहास में कुछ घटनाएं ऐसी हुई तब जो पहली बार हो रही थीं, और क्या क्या हुआ यह सब कुछ आपको इस वीडियो में हम बताएंगे। क्या राजनीतिक घटनाक्रम रहा, सब कुछ आपसे निवेदन है कि आप वीडियो के अंत तक बने रहें। उत्तर प्रदेश का उत्तर, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, यह आपसे निवेदन है। बेल आइकन दबाएं, लाइक शेयर और कमेंट करें। उत्तर प्रदेश के मतदाताओं के लिए वहीं परोसी जाएंगी आपके सामने, जो आपको दूसरे किसी मंच पर नहीं मिलेगी। हम बात शुरू करते हैं। 1967 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में कुल 425 सीटें थीं और बहुमत के लिए 213 का जादुई आंकड़ा हर हाल में किसी को भी सरकार बनाने के लिए चाहिए। पिछले 3 वीडियो में हमने बहुमत का आंकड़ा आपको नहीं बताया था, अब यहां बता रहा हूं, तो इसकी खास वजह है, इसलिए मैंने आपसे कहा कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तब 336 सीटें सामान्य थी और 89 यानी 89 सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित थी। तब भी अनुसूचित जनजाति के लिए कोई सीट उत्तर प्रदेश में आरक्षित नहीं था। जब चुनाव हुआ तो उस समय कुल 3714 व्यक्तियों द्वारा विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों से नामजदगी का पर्चा दाखिल किया गया, जिसमें मात्र 32 आवेदन रद्द हुए और 668 ने बाद में अपना नाम वापस ले लिया, यानी वे चुनावी मैदान से हट गए। और इस घटना के बाद 3014 प्रत्याशी मैदान में बचे थे। तब 2975 पुरुष और 39 स्त्री प्रत्याशी मैदान में थे। तब उत्तर प्रदेश में कुल मतदाता 4,21,48,100 थे, जिसमें 2,27,18,013 पुरुष और 1,94,30,087 स्त्री मतदाता थे। 2,29,89,751 मतदान पड़े, यानी 54.55% मतदान हुआ, जिसमें 1,37,25,449 पुरुष और 92,64,302 स्त्री मतदाता शामिल थे। स्त्रियों का मतदान प्रतिशत 48.23% तक था। कुल 2,29,89,751 यानी 54.55% मतदान हुआ, जिसमें स्त्रियों की भागीदारी 46.72% थी। तब 1,37,25,449 पुरुष और 92,64,302 स्त्री मतदाताओं ने मतदान किया था। तब 1,10,86,950 मतपत्र रद्द घोषित कर दिए गए थे, यानी जितना मतदान हुआ था उसका 48.23%, करीब करीब आधा मतपत्र रद्द हो गया था। तब की जो स्थिति थी उसमें सबसे अधिक 21 प्रत्याशी अलीगढ़ विधानसभा क्षेत्र से थे। तब 39 महिला प्रत्याशियों में से 6 महिला प्रत्याशी जीतने में कामयाब रही, जबकि 2,975 प्रत्याशियों में 419 पुरुष प्रत्याशी जीत पाए थे। तब उत्तर प्रदेश में गठबंधन की सरकार की नींव पड़ी और वहीं से देश में गठबंधन की राजनीति का आगाज हुआ। सबसे बड़ी पार्टी जो नेशनल स्तर की पार्टी थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी, वह सभी 425 सीटों पर चुनाव लड़ी और वह मात्र 199 सीट पर जैसे तैसे वह भी चुनाव जीत सकी। चूंकि तब के चुनाव में पूर्वानुमान यही लगाया जा रहा था कि कांग्रेस की स्थिति बहुत खराब है, आपसी अंतर्कलह और गुटबाजी के कारण हो सकता है कि पार्टी बहुमत तक न पहुंच सके। हालांकि बहुमत तक तो नहीं पहुंची, लेकिन जोड़ तोड़ की राजनीति का आगाज भारत में वहीं से हुआ और बहुमत प्राप्त न करने वाली कांग्रेस
बहुमत का जुगाड़ करती है। कैसे करती है, अब इसको आप फोकस करिए। हिंदुओं की पार्टी कही जाने वाली भारतीय जनसंघ तब कांग्रेस के बाद सबसे अधिक सीट प्राप्त करने में कामयाब रही। 401 विधानसभा सीट से लड़ने वाली भारतीय जनसंघ 98 सीटों पर विजेता बनकर उभरी और तीसरे स्थान पर रही एसएसपी, जो 254 सीट पर चुनाव लड़कर 44 सीट जीतने में कामयाब रही। और इसके बाद स्थान था निर्दलियों का। 1239 निर्दलीय प्रत्याशी पूरे उत्तर प्रदेश के इस विधानसभा चुनाव में मैदान में जंग लड़ रहे थे, जिसमें 37 निर्दलीय जीतने में कामयाब रहे। इनके अलावा कम्युनिस्ट विचारधारा की सीपीआई 96 में 13 और सीपीएम 57 में 1 सीट जीतने में कामयाब रही। पीएसपी प्रजा सोशलिस्ट पार्टी 167 सीट पर चुनाव लड़ती है और 11 सीट जीतने में कामयाब रही, जबकि आरपीआई 168 में 10 सीट, स्वतंत्र पार्टी 207 में 12 सीट जीतने में कामयाब रहती है। बहुमत के लिए जरूरी 213 सीट से काफी पीछे रह गई कांग्रेस ने तिकड़म शुरू किया, जुगाड़ शुरू किया, राजनीति में जोड़ तोड़ का आगाज किया। कांग्रेस ने तब जैसे तैसे सरकार बना ली। सरकार चलाना कांग्रेस के लिए मुश्किल हो रहा था, क्योंकि कांग्रेस के नेता चौधरी चरण सिंह पार्टी में अपनी स्थिति को लेकर संतुष्ट नहीं थे। वे बराबर संघर्ष के मुद्रा में खड़े रहे। उन्हें यह नागवार गुजर रहा था कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में बनिया, ब्राह्मण और ठाकुर अग्रणी भूमिका में हैं। उनको इन तीनों सवर्ण जातियों का नेतृत्व स्वीकार नहीं हो रहा था। उधर लोहिया का यह नारा कि पिछड़ा पावे 100 में 60 का प्रभाव बहुत तेज गति से विस्तारित हो रहा था और कई इलाकों को यह प्रभावित कर रहा था। इस नारे के प्रभाव में चौधरी चरण सिंह भी थे और वे इस नारे से इतने प्रभावित थे कि उनकी महत्वाकांक्षाएं परवान चढ़ने लगी। वे चाहते थे कि किसी भी तरह पिछड़ी जाति का व्यक्ति, और वे खुद अपने लिए ऐसा चाहते थे कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बने, न कि फॉरवर्ड क्लास की जातियां, न कि सवर्ण कही जाने वाली ठाकुर, ब्राह्मण और बनिया का नेता वहां की सत्ता संभाले। बहुमत के आंकड़े से पीछे रह गई कांग्रेस जैसे तैसे बहुमत का जुगाड़ करती है और वह फिर से चंद्रभानु गुप्ता को मुख्यमंत्री बना देती है। उसी चंद्रभानु गुप्ता को जो पहले मुख्यमंत्री रहे थे, और उनके रहते हुए कभी चौधरी चरण सिंह सहज नहीं रहे। चौधरी चरण सिंह को यह पचा ही नहीं कि फिर चंद्रभानु गुप्ता को मुख्यमंत्री बना दिया गया। 14 मार्च 1967 को वे मुख्यमंत्री बनाए गए और मुश्किल से 19 दिन सीएम रह सके। वे इस कुर्सी पर मात्र 2 अप्रैल 1967 तक सीएम रह सके। चौधरी चरण सिंह ने क्या किया कि वे 16 कांग्रेसी विधायकों को लेकर पाला बदल लिए। वे पार्टी छोड़कर अलग हो गए और जुगाड़ से बहुमत प्राप्त कर लिया। चौधरी चरण सिंह ने तमाम अंबेडकरवादियों को और कम्युनिस्टों को, सोशलिस्टों को, सबको मिला जुला कर और सरकार का गठन कर लिया। चौधरी चरण सिंह 3 अप्रैल 1967 को मुख्यमंत्री बनने में कामयाब रहे, लेकिन वे भी नहीं टिक सके। इस सरकार को, इस प्रयास को संयुक्त विधायक दल या संविद सरकार की संज्ञा दी गई। आपको पता ही है कि केंद्र में कब संविद सरकार बनी थी। तो भारत में संविद सरकार बनाने की, गठबंधन की सरकार बनाने की यहीं से प्रथा शुरू हुई। सभी विचारधारा जो एक दूसरे के विरोधी थे, मिलाकर चौधरी चरण सिंह मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन यह राह उनकी इतनी आसान नहीं थी। तब जब उत्तर प्रदेश में सवर्णों की तूती बोलती थी, बनिया, ब्राह्मण और ठाकुर ही वहां परंपरागत तरीके से सत्ता के शीर्ष पर बैठते रहे हैं। आपको याद आ गया होगा उस समय जब मायावती मुख्यमंत्री थी उत्तर प्रदेश में, तो उन्होंने कहा था तिलक, तराजू और तलवार इनको मारो। तो ये जो स्थिति थी
मायावती ने इन्हीं 3 जातियों पर बाद में भी कटाक्ष किया है। तो ये 3 जातियां चौधरी चरण सिंह को, जो पिछड़ी जाति से आते थे, उनको नहीं पचती थी। लेकिन वे जब मुख्यमंत्री बन गए तो उनको सत्ता चलाना सहज नहीं था। अंततः 1 वर्ष में वे कुर्सी से हटा दिए गए। चौधरी चरण सिंह 3 अप्रैल 1967 से 25 फरवरी 1968 तक मुख्यमंत्री रहे और उन्हें हटा दिया गया। अब स्थिति यह हो गई उत्तर प्रदेश में कि कांग्रेस किसी तरह सरकार बनाने में कामयाब रहती है और फिर उसकी सरकार गिर जाती है, उसके दल में टूट हो जाती है। राजनीतिक दल में टूट की भी यह बड़ी घटना पहली थी। चौधरी चरण सिंह इस टूट के भरोसे संवित सरकार बनाने में कामयाब रहते हैं। विभिन्न राजनीतिक विचारधारा के दलों और उनके विधायकों को मिलाकर वे सरकार बनाते हैं। 1 साल भी वे नहीं चल पाते हैं। नतीजा, उत्तर प्रदेश में 1968 में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। यह भी पहली घटना थी। इस देश में किसी प्रदेश में विधानसभा का कार्यकाल पूरा नहीं होने की पहली राजनीतिक घटना उत्तर प्रदेश में घटी। उत्तर प्रदेश इसका गवाह बना और पहली बार किसी प्रदेश में, इस देश में राष्ट्रपति शासन लागू करने की घटना सामने आई। अब इसके बाद चुनाव कब हुआ, कौन कितने सीट जीतने में कामयाब रहा, कौन मुख्यमंत्री बना, अंतर्कलह की कथा क्या थी, कैसे जोड़ तोड़ गुना भाग उत्तर प्रदेश में हुआ अगले विधानसभा के कार्यकाल में, यह हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद,